ये आपका संपादकीय पाठ है आज का। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि जो संपादकीय पाठ है, जो एडिटोरियल है, वो आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उसके लिए काफी पॉइंट यहाँ से मिल जाते हैं। और इंटरव्यू में भी आप लोगों को यहाँ से मदद मिलती है। और एक सामान्य जानकारी तो आप लोगों को यहाँ से मिलती है किसी टॉपिक के बारे में, तो जरूर पढ़ा करिएगा। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। और लोकसभा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 543 सीटें हैं। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल रखी गई थी वोट डालने की उम्र। 61 संविधान संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 साल कर दी गई थी। और अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है, ये भी याद रखिएगा। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और पहली बार मतदाता दिवस कब मनाया गया था। तो लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान होने के उपरांत यह और स्पष्ट है कि भाजपा की तमाम प्रत्याशी अपनी जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और छवि पर अधिक आश्रित हैं। उनका अपना कामकाज संतोषजनक नहीं है और इसके अलावा स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं पर उनकी ऐसी पकड़ भी नहीं है और जिसकी बलबूते भी भाजपा समर्थकों में उत्साह की संचार कर सकें। इस पर आश्चर्य नहीं है कि इस बार चुनाव में वैसा उत्साह नहीं दिख रहा है जैसा पिछले आम चुनाव में दिखता था। और ना तो भाजपा खेमे में उत्साह दिखने को मिल रहा है और ना ही विपक्षी खेमे में। मतदान के दोनों चरणों में पिछली बार के मुकाबले मतदान के कम प्रतिशत के लिए इस उत्साहहीनता को जिम्मेदार माना जा रहा है। और इसके अलावा एक कारण यह भी माना जा रहा है कि जहां भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के समर्थक यह मानकर चल रहे हैं कि मोदी तो फिर से सत्ता में आ ही रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDI के समर्थक यह समझ रहे हैं कि इस गठबंधन के लिए सत्ता हासिल करना कठिन है। तो दोनों आप देखते हैं कि वोट डालने में कंजूसी दिखा रहे हैं। इस बार पहले 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम रहा है। मतदान प्रतिशत में कमी के मूल कारण जो भी हो और पिछले 2 चरणों में कम मतदान के आधार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को फायदा या नुकसान होने के जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं उनको कोई ठोस आधार नहीं है, क्योंकि कोई भी निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकता है कि किस पक्ष के मतदाताओं ने मतदान के लिए कम उत्साह दिखाया है। और एक बात और आपको बता दूं कि एक विषय और आप लोग याद रखिएगा, और भी कारण है इसके। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे हमारे वोट से क्या हो जाएगा, आजकल ये भ्रम बन गया ना, तो वो भी। और चुनाव पर आप देखते हैं कि भरोसा भी कम हो रहा है, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ये भी। और बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि अपने शहर से दूसरे शहर में काम करने के लिए रहते हैं, वो लोग भी वोट नहीं डाल पा रहे हैं। कई कारण है कम मतदान के। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के तमाम प्रत्याशी अपने कामकाज के बजाय मोदी की साख के भरोसे अधिक हैं। संभवतः मोदी भी यह जान रहे हैं कि इसलिए भी धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं। चूंकि दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से में मतदान हो चुका है, इसलिए उत्तर भारत पर निगाह अधिक है। पिछली बार भाजपा ने उत्तर भारत में ही शानदार सफलता पाई थी और इसी उत्तर भारत में एक बड़ी संख्या में भाजपा के सांसद फिर से चुनाव मैदान में हैं। और इनमें आप देखते हैं, और इनमें से अनेक को सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह उनके कामकाज से जनता असंतुष्ट नहीं है। लगता है कि सांसद यही मानकर चलते हैं कि इस बार भी मोदी के नाम के सहारे उनकी नया पाल लग जाएगी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इस पर हर दल को विचार करना चाहिए। कैसे हुआ है जनप्रतिनिधि चुनाव मैदान में फिर से उतरे तो अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर हो। जिताऊ उम्मीदवार के नाम पर जनता की समस्याओं से बेपरवाह या दल बदलू नेताओं को चुनाव मैदान में नहीं उतारा जाना चाहिए। और इसी के साथ जनता की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह जाति और मजहब के नाम पर अयोग्य, दागी और दल बदलू नेताओं की चुनाव जिताना बंद करें। यह एक तथ्य है कि आयोग जनप्रतिनिधियों के लिए दल के नेतृत्व के साथ जनता भी एक हक तक जिम्मेदार है। जैसे जैसे मतदान का तीसरा चरण करीब आता जा रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज होता जा रहा है। और SC ST OBC आरक्षण में कटौती से लेकर मजहब आधारित मुस्लिम आरक्षण को लेकर तो आरोप प्रत्यारोप लग ही रहे। दोनों पक्ष पर यह भी विचारित कर रहे हैं कि उनसे संविधान और लोकतंत्र खतरा है। और जहां भाजपा कांग्रेस को घेरने के लिए संपत्ति के पुनर्वितरण का मुद्दा उठा रही है,
और वहीं कांग्रेस मोदी मोदी सरकार को चंद कारोबारियों के काम करने का आरोप दोहरा रही है। दोनों ही पक्ष ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका उदाहरण मुस्लिम आरक्षण, वोट जिहाद की बातें हैं। और इस सब के बीच चुनाव को लेकर मतदाताओं की उदासीनता भी चर्चा में है। मतदाताओं की उदासीनता इसलिए आश्चर्य का विषय है क्योंकि युवा एवं शिक्षित मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है। जो शहरी मतदाता सबसे अधिक मुखर रहते हैं, वही मतदान में कम हिस्सेदारी करता है। महानगरों और बड़ी नगरों में आप देखिए मतदान का प्रतिशत ग्रामीण इलाकों से कम रहता है। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। चूंकि तमाम मतदाता प्रलोभन में आकर मतदान करने लगे, इसलिए राजनीतिक दल और प्रत्याशी अनुचित तरीके से उन्हें लुभाने का काम भी करने लगे हैं। वे पैसा, शराब और अन्य वस्तुएं उनसे गुपचुप रूप से बांटते हैं। इसलिए कुछ प्रत्याशी तो अनाप शराब खर्च करते हैं। इसका पता इससे चलता है कि इस बार मतदाताओं के बीच चोरी छिपे बांटे जाने वाले नशीले पदार्थ, आभूषण, शहरी नकदी बड़ी मात्रा में पकड़ी गई है, बरामद हुई है। यह मात्रा पिछले चुनाव से कहीं अधिक है। और जबकि अभी मतदान के 2 ही चरण हुए हैं, स्पष्ट है कि वोट खरीदने जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग भी अपना वोट बेचने को तैयार हैं। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि प्रत्याशी वोट खरीदकर चुनाव जीतने में सफल रहे हैं? और चिंता की बात है कि समस्या बढ़ रही है। एक समस्या यह भी देखने को मिल रही है कि चुनाव में भावनात्मक ध्रुवीकरण वाले मुद्दे अधिक उछलने लगे। जब ऐसा होता है तो जनहित के वास्तविक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। चुनाव परिणाम 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन भावी सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। साफ सुथरे चुनाव के लिए कानूनों में सुधार की जाए और इस पर विचार करते समय एक साथ चुनाव भी प्राथमिकता में आनी चाहिए। और जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही है और जिनकी सिफारिश पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वाली समिति ने हाल ही में की है, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। एक साथ चुनाव में दिशा में आगे बढ़ने के साथ ही मतदान अनिवार्य करने को लेकर भी विचार विमर्श होना चाहिए। चुनाव लोकतंत्र की धुरी होती है, लेकिन यह धुरी तभी मजबूत होगी जब चुनाव साफ सुथरे तरीके से होंगे। लोग बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे। लोग वोट के जरिए केवल अगले 5 साल के लिए सरकार का चयन नहीं करते हैं, बल्कि अपने भाग्य का भी निर्धारण करते हैं। और मतदान में भाग न लेने वाले बाद में शिकायत करते हैं कि अधिकारी नहीं रह जाते हैं, शिकायत करने के अधिकारी नहीं रह जाते हैं। ये लिखा गया है संजय गुप्त के द्वारा, ये आर्टिकल लिखा जा रहा है। और एक बात आप लोग जान लीजिए, आजकल आप देखिए मतदाताओं में भी वोटर भी कितना जागरूक है, आप समझ सकते हैं। अगर आप उसे पैसे दे देंगे तो आप तुरंत वोट डालाएगा वो, और अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आप देखिए कितना भी अच्छा उम्मीदवार हो, वो वोट डालने के लिए बड़े आलसी हो जाएंगे। और आप देखिए हमारे देश की राजनीति का पतन बहुत कायदे से हो रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। अब आप देखिए कोई भी जो 5 साल रह चुका है सांसद, वो अपने काम पर वोट नहीं मांग रहा है। और जो आप देखिए चुनाव विपक्ष का लड़ रहा है, जो नया उम्मीदवार है जो 5 साल नहीं जीत के रहा, वो ये नहीं कह रहा है कि हम जीतेंगे तो हम ये काम करेंगे। वो भी आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, वो मंदिर मस्जिद की बातें हो रही हैं, वो आरक्षण खत्म करने की बात हो रही, लोकतंत्र खत्म करने की बात हो रही, यही सब मुद्दे बने हुए हैं। और ये सब मुद्दे रहेंगे तो आप देखिए शिक्षा कहाँ रहेगी, स्वास्थ्य कहाँ रहेगी, रोजगार कहाँ रहेगी, महंगाई कहाँ रहेगी, पर्यावरण कहाँ रहेगा, जलवायु परिवर्तन कहाँ रहेगा। उसका भुगतान हम लोग कर भी रहे हैं कायदे से। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर देखा करिएगा। सेवा के इंतजार में नेता चुनाव जीतकर जनता की सेवा करता है और जब हारता है तो सेवा करने की प्रतीक्षा करता है। हाथ बैंक कसा जा रहा है। विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी देख लीजिए, ये SBI रिसर्च से सामने आया। PM जीवन ज्योति बीमा। अब आप देखिए, आप लोग कहते हैं कि इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग जो महिलाओं पर कहीं आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इनका उल्लेख कर सकते हैं आप लोग। सशक्ति की ओर सरकार की ओर से पहल जो की गई है, तो PM जीवन ज्योति योजना में कितनी 27%, PM सुरक्षा में 37%, अटल पेंशन योजना में 44%, PM जनधन में 56%, मुद्रा में 68%, स्टार्टअप इंडिया में 81% महिलाओं की हिस्सेदारी है। ठीक है। अच्छी नींद, सुबह तरोताजा जगने के लिए रात्रि की निद्रा प्रकृति का अनुपम उपहार है। शरीर और मन को उचित विश्राम नहीं मिलेगा तो व्यक्ति की आगामी गतिविधियां भली भांति संपन्न करने के लिए स्फूर्ति ना मिलेगी और अस्वस्थ होने के आसार बढ़ेंगे। समस्त प्राणियों में मनुष्य ही दिनादिन ऊर्जावान, जीवंत और स्वस्थ रखती निद्रा से सायास स्वयं को वंचित करता है। उचित नींद न लेने की अस्वस्थ प्रवृत्ति से कोई वर्ग अछूता नहीं है। स्कूली छात्रों को होमवर्क का दबाव, युवाओं को बेहतर करियर की बेसब्री और वयोवृद्धों को संतानों की शिक्षा, आजीविका, उनके विवाह आदि की भी चिंता नींद उड़ा देती है। इंटरनेट बहुतेरों की नींद हर रहा और दूसरों का हथियाने वाला बेहतर खा सकता है, लेकिन अच्छी नींद देने वाले
को ही आती है। मन उधेड़ बुन में रहेगा तो नींद दुष्कर होगी। उचित विश्राम के बाद बहुधा समाधान प्रकट हो जाता है। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। मुसीबत में बने प्रत्याशी, कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और प्रत्याशी भी आप कल देख रहे हैं कि बदल जा रहे हैं। कोई वापस कर दे रहा है, कोई आप देखते हैं कि बीजेपी में जाके मिल जा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके संस्थापक थे। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। बालू के प्रयोग, तो अगर कोई चाहे तो बिहार सरकार की ओर से बालू के साथ किए गए प्रयोगों पर सुंदर, विस्तृत और रोचक ग्रंथ की रचना कर सकता है। अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 3-4 साल के भीतर के सरकारी परिपत्रों और उस आधार पर प्रकाशित समाचारों का अध्ययन करने मात्र से संबंधित ग्रंथ की रचना हो सकती है। और इसमें शास्त्र भी रहेगा, अर्थशास्त्र भी रहेगा, करामात का समावेश भी रहेगा और इससे यह भी पता चलेगा कि बालू से तेल निकालने वाले लोग कितने पिछड़े थे। बेचारे सिर्फ तेल निकालकर ही रह गए। बालू से कुछ बढ़िया निकालने का हुनर उनके पास होता तो वे आज की तरह आलीशान मकान निकाल सकते थे, विधानसभा और लोकसभा का टिकट निकाल सकते थे, मतलब तेल से अधिक कीमती आइटम निकाल सकते थे। लेकिन ज्ञान के अभाव में बेचारे सिर्फ तेल निकाल कर रह गए। आज तक कहावत बनकर अपमानित हो रहे हैं। और उस समय अधिक मूल्यवान वस्तु निकाल लिए होते तो उनकी पीढ़ियां ठाठ से जीवन बसर करती। और अधिक से अधिक आप देखेंगे, अधिक से अधिक क्या होता, सजा मिलती, कुछ दिन जेल में रहते। आज भी लोग बालू के कारण जेल जा रहे हैं। कानून बनाने वाले एकाध लोग भी बालू लीला में लिप्त होकर जेल की सैर कर रहे हैं, मगर इससे किसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। बालू के अवैध कारोबार पर नजर रखने वाली सरकारी एजेंसियां भी कहां पीछे रह रही हैं। सिपाही से लेकर कोतवाल तक बालू के खेल में फंसे हुए हैं, जेल जा रहे हैं, निलंबित हो रहे हैं, फिर भी कोई सरकारी मुलाजिम परहेज नहीं कर रहा है। सरकार का कानून है, कानून के तहत बालू का कारोबार होगा ताकि आम और खास लोगों को आसानी से बालू मिल सके। और सब हो रहा है, बस एक काम नहीं हो रहा है, वो है आसानी से बालू मिल जाए। लोगों को काला बाजार में आसानी से बालू मिल जा रहा है। लोग तो अब उचित मूल्य पर बालू की मांग ही नहीं करते। उन्हें पता है कि ऐसी मांगे अगर जोर पकड़ लें तो एक और परिपत्र जारी होगा। आप देख रहे हैं नियम कानूनों की धज्जियां किस तरह से उड़ाई जाती है, आप सभी जानते हैं। और वो कहते हैं ना, एक कहावत है अच्छी कि वो किसान ने आत्महत्या की, किसान की फसल जली, वो किसी को पता नहीं। वो आप देखें कि जिला अधिकारी तक मालूम नहीं चला, लेकिन किसान की पराली जल रही है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। और किसान वो अगर रोड जाम कर दें तो आप देखिए दिल्ली तक खबर पहुंच जाती है। ये विडंबना है। और हर जगह सरकारी अधिकारियों का क्या कर्तव्य हो, वो कितना कर्तव्य निभा रहे हैं, जग जाहिर है। नैतिकता की तो बात छोड़ दीजिए, उनके अपने कर्तव्य धर्म की बात तो छोड़ ही दीजिए। शरीर पर व्यायाम का प्रभाव, तो व्यायाम के फायदे सर्वविदित हैं, लेकिन नए शोध से पता चला है कि व्यायाम के कारण शरीर के भीतर होने वाली प्रतिक्रिया कहीं ज्यादा दूरगामी होती है। अमेरिका के विज्ञानियों ने नए अध्ययन में पता लगाया कि शारीरिक गतिविधियों के कारण जानवरों के सभी 19 अंगों में कई तरह के कोशिकीय और आणविक परिवर्तन होते हैं। व्यायाम कई बीमारियों के खतरे को कम करता है, लेकिन विज्ञानी अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं और व्यायाम शरीर को आणविक स्तर पर कैसे बदलता और अधिकांश पिछले अध्ययनों ने एक ही अंग या लिंग पर ध्यान केंद्रित किया है। और व्यायाम के जीव विज्ञान पर अधिक व्यापक नजर डालने के लिए अमेरिका के विज्ञानियों ने चूहों में शारीरिक गतिविधि से होने वाले आणविक परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए प्रयोगशाला में तकनीकों की एक श्रृंखला का उपयोग किया है। ये चूहे कई हफ्तों तक गहन व्यायाम के दौर से गुजरते थे और विज्ञानियों ने उनके हृदय, मस्तिष्क और फेफड़े का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि प्रत्येक अंग व्यायाम के साथ बदल गया और ऐसे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करने और तनाव का जवाब देने में मदद मिली है। व्यायाम लीवर, हृदय रोग और ऊतक की चोट से जुड़े मार्गों को नियंत्रित करने में भी मददगार साबित हुआ है। विज्ञानियों द्वारा एकत्रित डाटा से मानव स्वास्थ्य की अलग अलग स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्यायाम के दौरान लीवर कम फैटी क्यों हो जाता है और इससे फैटी लीवर के लिए नए उपचार के विकास में मदद मिल सकती है। टीम को उम्मीद है कि उनके निष्कर्षों का उपयोग एक दिन किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति के अनुरूप व्यायाम निर्धारित करने या फिर व्यायाम करने में असमर्थ लोगों के लिए शारीरिक गतिविधि के प्रभाव की नकल
करने वाले उपचार विकसित करने के लिए किया जा सकता है। विज्ञानियों ने रक्त और 18 ठोस ऊतकों पर लगभग आप देखिए 1.5 करोड़ माप लेने के लिए लगभग आप देखेंगे 10,000 परीक्षण किए हैं और उन्होंने पाया कि व्यायाम ने हजारों अणुओं को प्रभावित किया है। एडिनल ग्रंथि में सबसे चरम परिवर्तन देखे गए हैं। ध्यान रहे कि यह ग्रंथि कुछ खास हार्मोन का उत्पादन करती है जो प्रतिरक्षा, मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर जैसी कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। शोधकर्ताओं ने कई अंगों में प्रतिरक्षा प्रक्रिया से संबंधित लिंग अंतर को भी उजागर किया है। मतदाताओं के मामले में इम्यून रिस्पॉन्स का संकेत देने वाली अणुओं में 1 और 2 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद के बीच स्तर में परिवर्तन दिखाया, जबकि नर में 4 और 8 सप्ताह के बीच अंतर दिखाया गया है। चलिए, अच्छी बात है। ये भी आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं और आज संडे है, खासकर आप देखते हैं तो कम ही काम के आर्टिकल्स एडिटोरियल रहते हैं। अमेठी जीत का नहीं था भरोसा, राहुल गांधी आप देखिए रायबरेली से लड़ रहे हैं तो उसी पर बातें हो रही हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। नेताजी और साहित्य के नौरतन खरी खरी तंज। अगर आपको लगता है कि राजनीति आप लोग जानना चाहते हो, ये सब आप लोग देख सकते हैं। ये किताबें भी खरीद सकते हैं, पढ़ना हो। औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का प्रस्थान बिंदु, विभिन्न संदर्भों और दृष्टांतों से परिपूर्ण बलवीर पुंज की यह पुस्तक ऐतिहासिक तथ्यों का एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के प्रति प्रेरणा देता रहेगा। चलिए, देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे आज का जो संपादकीय पाठ था, इसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। और आज रात 9 बजे, हर संडे को हम लोग रात में 9 बजे लाइव आकर जुड़ते हैं ना, तो जुड़ेंगे, आप लोग भी जुड़िएगा। और आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग भी बता सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं अपने। धन्यवाद। ईमानदारी से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, इतना याद रखिएगा।